ओसिनोको सीज़न 2 के एपिसोड 3 के शुरू में हमें रूबी का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने दोस्त फ्रिल और मिनामी के साथ बात कर रही होती है कि कैसे वो एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर प्लेबॉय मैगज़ीन में आ चुकी है और अब वो बाकियों के साथ बातें कर सकती है, क्योंकि अब तक उसको ऐसा लगता था जैसे कि उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने को अपने फील्ड से रिलेटेड। ये सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने रूबी के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। और फिर वो अपने वर्क से रिलेटेड बात करने लग जाती हैं और फिर वो अपनी अपनी कंप्लेंट्स बता रही होती हैं, जो कि वो सेट पे नहीं बोल पाती। और दूसरी तरफ रूबी हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता कि अब उसको क्या बात करनी चाहिए, इसके बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए। फिर अगले सीन में रूबी बच्ची की तरह रोती हुई मियाको से बोलती है कि उसको और भी काम करना है ताकि वो अपने कलीग्स के बारे में कंप्लेंट्स कर सके। और ये सुनने के बाद मियाको कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी मैम जो बताती है उनको एक और कोलैब का ऑफ़र आया है, जिस पे रूबी बोलती है कि उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पे मियाको बोलती है कि वो इस शो तब तक नहीं कर पाएंगी जब तक कि आरिमा का स्टेज प्ले नहीं हो जाता। तभी वहाँ आरिमा आ जाती है, जिसको देखने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उसके रिहर्सल के बारे में पूछते हैं, जिस पर आरिमा बताती है कि स्क्रिप्ट राइटर और मांगा राइटर उनके बीच झगड़ा हो चुका है, जिस वजह से रिहर्सल को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तभी रूबी एक्वा के बारे में पूछती है, जिसके बारे में आरिमा कोई भी जवाब नहीं दे पाती। फिर हमें दूसरी तरफ एक्वा और अकाने को दिखाया जाता है, जो एक साथ स्टेज प्ले देखने के लिए गए होते हैं। और जैसे ही स्टेज प्ले स्टार्ट होता है, एक्वा उसमें एकदम हो जाता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो पाता कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अमेजिंग हो सकती हैं। और जब स्टेज प्ले ख़त्म हो जाता है, जब एक्वा तारीफ़ करते हुए बताता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे 50 गुना ज़्यादा अच्छा निकला, ये सुनकर अकाने काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर एक्वा स्टेज प्ले के बारे में और भी चीज़ें बताने लगता है, जैसे कि उसके विजुअल एक्सपीरियंस और सरप्राइजिंगली हिटिंग एक्सपीरियंस, जो कि 360 घूम सकती है, जिसकी वजह से वह एक्सपीरियंस लाख गुना अच्छा हो जाता है। उसके बाद वो स्टेज प्ले और कास्ट के बारे में बताता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हो रखा था और स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एक तरफ एक्वा बिना रोके तारीफ़ कर रहा था और दूसरी तरफ अकाने सुनकर खुश हो रही थी, जैसे कि एक्वा उसी की तारीफ़ कर रहा हो। एक्वा के रीज़न पूछने पर अकाने बताने लग जाती है कि वो चिंता कर रही थी कि तुम्हें ये पसंद आएगा भी या नहीं। फिर उसके बाद वो इस थिएटर की भी तारीफ़ करती है, जो कि जापान में कुछ गिने चुनों में से एक है। फिर वहाँ सुमियाकी रायडा आ जाता है। उसको वहाँ पर देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर रायडा बताता है कि वो यहाँ पे बस दर्शकों का चेहरा देखने के लिए आया था, क्योंकि जब भी उसका मूड ऑफ होता है तो वो लोगों को स्माइल करते हुए देखता है, तो उसको काफ़ी अच्छा फील होता है। उसके बाद वो बताता है कि उसने एक्वा का भी एक्सप्रेशन देखा था, जो कि देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। ये सुनने के बाद एक्वा वियर्ड फील करता है। फिर सुमियाकी रायडा उनसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो उन दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है, जिस पर अकाने फ़िक्र ना करने के लिए कहती है। फिर एक्वा स्क्रिप्ट राइटर के बारे में पूछता है, जो सुनने के बाद सुमियाकी रायडा उसको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो सुमियाकी रायडा बताता है कि जो टोक्यो ब्लेड की स्क्रिप्ट थी वो एकदम स्टेज प्ले के लिए फिट थी। उसमें बहुत सी लाइंस एकदम परफेक्ट थी और ना ही वो ज़्यादा लंबी थी। और फिर वो आगे बताता है कि चाहे अबिको में कितनी भी स्किल क्यों ना हो, पर इस
स्टेज प्ले की स्क्रिप्ट को कंप्लीट कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग काफ़ी डिफरेंट होती है मांगा राइटिंग से। फिर वह आगे बोलता है कि पता नहीं तुमने ये नोटिस किया कि नहीं, पर इस स्टेज प्ले का जो स्क्रिप्ट राइटर है वो गुआ-सान ही है, जो काफ़ी टाइम से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। उसकी जो स्क्रिप्ट है उसकी ही वजह से काफ़ी लोग स्माइल कर पाते हैं। इस पे एक्वा बोलता है कि तुम ही हो जो इस बारे में कुछ कर सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्वा और अकाने एक साथ जा रहे होते हैं। अकाने बताती है कि उसको स्क्रिप्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, केवल प्रिंसेस साया के थोड़े बहुत रोल्स को लेकर। पर आगे एक्वा बोलता है कि ये प्रॉब्लम मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक्वा और उसका पूरा ग्रुप योरिको किचिजुजी से मिलने के लिए जाते हैं। अकाने बताती है कि वो पहली बार किसी मांगा आर्टिस्ट के रूम को देख रही है, जो सुनने के बाद अरिमा बोलती है कि वो यहाँ पर कई बार आ चुकी है। उसके बाद किचिजुजी अल्कोहल ड्रिंक करने की बात करती है, पर उसको पता चलता है कि वहाँ पर सभी लोग अंडर एज हैं। फिर अकाने एक्वा से पूछती है कि आखिर वो किचिजुजी की मदद से गुआ-सान की कैसे मदद कर सकते हैं। एक्वा बताता है कि ज़्यादातर मांगा आर्टिस्ट इतने ज़्यादा स्किल हो जाते हैं कि वो अपने एडिटर्स की एडवाइस भी नहीं लेते, और तब बात आ जाती है उन्हीं की तरह एक और मांगा राइटर की, जो उनको एडवाइस दे सकता है, स्पेशली अगर वो उनकी सीनियर हो या टीचर हो। इस वजह से वो योरिको किचिजुजी से बात करेंगे। तभी एक्वा उनसे पूछता है कि आखिर अबिको यहाँ पर नहीं आ सकती क्या, जिस पर योरिको बोलती है कि नहीं, उसको अपने मैन्युस्क्रिप्ट पर भी काम करना है, इस वजह से वो अभी नहीं आ पाएगी। वो कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बिजी है, यहाँ तक कि वो रिहर्सल देखने के लिए भी उसको काफ़ी टाइम मैनेज करना पड़ा था, क्योंकि उसकी मांगा वीकली बेसिस में शेड्यूल है। और दूसरी तरफ वो एकदम फ्री बैठी होती है, क्योंकि उसकी मांगा मंथली बेसिस पर है। फिर वह आगे बताने लगती है कि कैसे अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, क्योंकि उसकी जो मांगा है उसको अभी एनिमे एडेप्टेशन भी मिल रहा है। फिर अकाने पूछने लग जाती है कि आखिर वो लोग कब से फ्रेंड्स हैं, जिस पर योरिको बोलती है कि स्वीट टुडे में वो मेरी असिस्टेंट थी, वो लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाती है, पर वो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आर्टिस्ट है। एक फेलो आर्टिस्ट ही दूसरी आर्टिस्ट की स्टोरी जानने के बाद ही बता सकता है कि आखिर सामने वाला आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी कैसी है। इसलिए उसके काम को पढ़ने के बाद समझ में आ चुका था कि वो भी लोगों के साथ घुलना मिलना चाहती है, पर वो कर नहीं पाती। तब से उसने उसके साथ घूमना शुरू कर दिया था। जल्द ही उसकी कई सारी मांगा पॉपुलर हो गई और वो मेरे से भी आगे निकल गई, वो भी बहुत कम समय में। इस जल्दबाजी की वजह से उसको कई सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाया, और इस वजह से उसके एडिटर्स ने उसको ये सब चीज़ें नहीं बताई। योरिको आगे बोलती है कि एक एडिटर के दो जॉब होते हैं। पहला जॉब जो कि मांगा को टॉप सेलिंग बनाना है, लेकिन दूसरी जॉब में योरिको बताती है कि एक मांगा को तब तक एंड ना होने देना जब तक कि उसकी मिल्किंग नहीं कर दी जाए। आगे योरिको बताती है कि इन सभी चीज़ों की वजह से मांगा राइटर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। दूसरी तरफ आरिमा को अपना पास्ट याद आ रहा होता है। आगे अकाने योरिको से रिक्वेस्ट करती है कि वो अबिको से स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड बात करे। ये सुन के योरिको बोलती है कि उसने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा है। फिर हमें पास्ट की झलक दिखाई जाती है, जहां योरिको अबिको से स्क्रिप्ट राइटर से रिलेटेड बात करती है। तब अबिको बोलती है कि तुमने अपना जो पूरा काम था वो सेट के लोगों पर छोड़ दिया था, जिस वजह से स्वीट टुडे काफ़ी ज़्यादा बेकार बना था।
फिर वो ये भी बताती है कि दुनिया के 90% लोग क्रिएटिव वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं, जिस वजह से वो बस अपने आप पे विश्वास रखती है। और दूसरी तरफ योरिको लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर लेती है। तभी योरिको बताती है कि मुझे पता है कि अबिको इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि मैं अभी अपने कैरेक्टर्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। फिर वो उनसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसको नहीं लगता कि वो इसमें कोई भी मदद कर सकती है। तभी एक्वा एकदम से योरिको को एक एनवेलप देता है और कहता है कि इसको अबिको को दे देना। अगले सीन में योरिको अबिको से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहां अबिको के कमरे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फिर वो अबिको को अपने मैन्यूस्क्रिप्ट पर काम करते हुए देखती है, जिसकी लास्ट डेट एक दिन पहले की है, जो कि करंटली डिले हो चुकी है। योरिको उसके असिस्टेंट के बारे में पूछती है, जिस पे अबिको बताती है कि उसने उन सभी को निकाल दिया है क्योंकि वो अपने काम में क्रिएटिविटी दिखा नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि उनके इमोशंस भी अलाइन नहीं हो रहे थे। योरिको इस पर पूछती है कि आखिर उसने अपने असिस्टेंट को कब निकाला था, जिस पे अबिको बताती है कि ये लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ये सुन के योरिको उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक से नींद ले रही हो, जिस पर अबिको बताती है कि हाँ 2 घंटे। ये सुन के योरिको बताती है कि अगर वो ऐसे ही काम करती रहेगी तो वो मर जाएगी। ये सुनकर अबिको बोलती है कि मैं कब से मरना चाहती हूँ। उसके बाद अबिको बताती है कि उसको नेक्स्ट वीक कलर वर्क करना है और यहाँ तक कि ड्राइंग भी करनी है। उसकी ऐसी हालात देखने के बाद योरिको उसकी मदद करने लगती है, जो देखकर अबिको मना करती है और योरिको पैनल के बैकग्राउंड्स को बनाना स्टार्ट कर देती है। और जब वो अबिको के पैनल्स बैकग्राउंड देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एक हफ्ते में इतने बढ़िया पैनल्स बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से योरिको उसको एक असिस्टेंट हायर करने को कहती है और अबिको बताती है कि उसने अपने एडिटर को ऑलरेडी बोल रखा है, पर वो किसी भी अच्छे बंदे को नहीं भेजता है। ये सुनने के बाद योरिको बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा फीकी हो चुकी हो। उनकी बातें ऐसी ही चलती रहती हैं, जहाँ पर एक तरफ वो दोनों अपना अपना काम कर रही होती हैं और दूसरी तरफ वो एक दूसरे की कंप्लेंट्स भी कर रहे होते हैं। इसी के दौरान अबिको ये भी बताती है कि कैसे काफ़ी समय से वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है ताकि मांगा बोरिंग ना हो और रीडर्स उसको एंजॉय कर सके। अपने मांगा की मदद से उसने जितने भी लोगों को कनेक्ट किया है उन सभी को वो पसंद करती है। योरिको उसको सजेशंस देने की कोशिश करती है, पर अबिको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोल देती है कि तुमने 50 मिलियन कॉपीज़ की सेल नहीं की अभी तक और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। फिर वो योरिको की फेलियर स्वीट टुडे के बारे में भी बात छेड़ देती है। ये सब सुनने के बाद योरिको भी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद उनके बीच की फाइट धीरे धीरे भयानक हो जाती है। एक तरफ अबिको रोने लगती है और दूसरी तरफ योरिको से झगड़ा भी कर रही होती है। साथ ही में दोनों काम भी कर रहे होते हैं। इसी के साथ सुबह हो जाती है। अगले सीन में सुबह का समय दिखाया जाता है, जहां दोनों नीचे फ्लोर पर पड़े होते हैं और अपना काम भी ख़त्म कर चुके होते हैं। अबिको उससे माफ़ी मांगती है कि उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए। फिर वो ये भी बताती है कि उसको स्वीट टुडे मांगा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब से उसने अडेप्टेशन देखा है तब से उसको बाकियों पर विश्वास नहीं रहा है। उस अडेप्टेशन को और भी ज़्यादा अच्छे से बनाया जा सकता था। वो नहीं चाहती कि उसकी जो फेवरेट मांगा है उसकी अडेप्टेशन इतनी ज़्यादा बेकार बने। उसकी ये बात सुनने के बाद योरिको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अबिको वापस से स्वीट टुडे देखती है। फिर हम देखते हैं कि एक्वा के दिए हुए एनवेलप में उसी स्टेज प्ले की टिकट होती है जिसको उसने देखा था
फिर हम अबिको को उस स्टेज प्ले देखने के लिए जाते हुए देखते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हे गाइस, कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।